नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज काले है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। सरकारी नौकर होने के कारण अपने बारे में मैं ज्यादा कुछ यहां बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको एक अजीब से केस के बारे में बताना चाहता हूं। केस जितना अजीब था उतना ही डरावना भी था। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैंने बहुत जैसे बातों पर भरोसा किया था। तो आइए मैं आपको वही केस एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। अरुण और आरती की शादी को 7-8 महीने हो गए थे। वे जनवरी 2020 में अपने एक नए घर में रहने चले गए। अरुण एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आरती ने हाल ही में एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी और वो अपने लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। उनका नया घर एक न्यू डेवलप्ड हाउसिंग सोसाइटी में था और ये 7 मंजिला इमारत थी। सोसाइटी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए सोसाइटी के बाकी घर लगभग खाली थे। इमारत में हर मंजिल पर 4 घर थे। अरुण और आरती छठी मंजिल पर रहते थे। उनकी मंजिल पर उनके अलावा रहने के लिए कोई नहीं था। उन्हें वहां रहते हुए 2 महीने बीत गए। मार्च के पहले हफ्ते में उनके घर के सामने वाले फ्लैट में शायद कोई रहने चलाया था और उनको 2-3 बार उस फ्लैट का दरवाजा खुला दिखाई दिया। उसने नजर चुराकर वहां देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसे घर में हमेशा अंधेरा दिखाई पड़ता था। एक शाम अरुण वह जान पहचान के लिए सामने वाले घर पर चला गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी तो बजी नहीं, इसलिए उसने दरवाजा थपथपाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और अंदर से कोई बाहर झांकने के लिए हल्का सा झुका और दरवाजा फिर से तुरंत बंद हो गया और उनको कुछ अजीब सा लगा। उसने ओझल सा कुछ देखा था। वो कोई महिला थी जिसके लंबे और काले घुंघराले बाल थे। अरुण दरवाजे के पीछे छुपी उस महिला का आधा अधूरा ही चेहरा देख सका। महिला का वो अजीब बर्ताव अरुण को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो बिना कुछ सोचे घर पर लौट आया। अरुण ने फिर आरती को उस महिला के बारे में बताया और कहा कि बहुत ही अजीब औरत है। दरवाजा खोला और झट से बंद भी कर दिया। तब आरती ने उसे बोला, अरे वो अकेले हो गए, इसलिए शायद डर गए होंगे। अरुण ने इस पर कहा, मुझे क्या पता था कि वहां कोई औरत है या आदमी। मैं तो सिर्फ जान पहचान करने वहां गया था। आरती ने उस बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, खैर जाने दो। क्या तुमने आज की न्यूज देखी? दुनिया में कोई नई बीमारी आ गई है। शायद कोरोना ऐसा कुछ नाम है और हर जगह पर उसी की बात हो रही है। सुना है कि तेजी से फैल रही है। तब अरुण ने भी कहा, हाँ, कल हमारे ऑफिस में भी इस बारे में बात चल रही थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे यहां उसका ज्यादा असर दिखाई देगा। एक सप्ताह बीत गया और उस सामने वाले घर के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी था और उसे एक तरह का शक भी था, क्योंकि उसने उस घर में कभी किसी आदमी को नहीं देखा था और वहां रह रही महिला भी उसे कभी बाहर आती जाती दिखाई नहीं देती। अरुण ने सिर्फ 2 बार खिड़की में उस महिला की परछाई खड़ी देखी थी, मानो वो खिड़की के अंदर से उसे ही देख रही हो। लेकिन वहां मोटा कांच लगा होने के कारण अरुण उसे ठीक से देख नहीं सकता था और इसलिए अरुण ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया था। इस बीच आरती ने 2 जगह इंटरव्यू दिए और एक अच्छी कंपनी में उसका जॉब लग गया। आरती को 1 अप्रैल से कंपनी ज्वाइन करने का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला था और ज्वाइनिंग से पहले कुछ पुलिस वेरिफिकेशन का काम भी करना जरूरी था। जब अरुण और आरती पास के पुलिस स्टेशन में गए, जहां पर मैं ड्यूटी पर था, तो अरुण को देखकर मैं उसे तुरंत पहचान गया, क्योंकि अरुण मेरे कॉलेज का दोस्त निकला। हमने आपस में कई सारे बातें की, पर उनका वेरिफिकेशन का काम पूरा न हो सका, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आरती के कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी थे जो कि उनके पास नहीं थे। बातों बातों में अरुण ने मुझे उसके घर पर खाने के लिए बुलाया, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से मैं उनके घर उनसे मिलने नहीं जा सका। उसी शाम खाना खाते समय आरती ने अरुण से कहा, अरुण, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नासिक में हैं। वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के वक्त मुझे उन्हें सबमिट करना होगा। सोच रही हूं कि डॉक्यूमेंट लाने जा ही रही हूं तो 4-5 दिन अपने घर रहकर ही आती हूं।
एक बार ऑफिस शुरू हो गया तो फिर जल्दी छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। अरुण और आरती ने इस बात पर चर्चा की और 20 मार्च को जाने का और 2425 तक लौट आने का निर्णय हुआ। 20 मार्च 2020 की सुबह अरुण ने आरती को नासिक जाने वाली गाड़ी में बिठाया और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया और उनका रूटीन हमेशा की तरह चलता रहा। और 23 मार्च की शाम अचानक पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि कई लोग घर से दूर दूसरी जगह पर या दूसरे राज्य में फंस गए थे। अब कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता था। न्यूज देखकर आरती ने तुरंत अरुण को फोन किया। अरुण अरुण अचानक ये लॉकडाउन कैसे लग गया? मैं वापस घर आना चाहती हूं। अरुण ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे भी अभी पता चला है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं देखता हूं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बाहर की हालत बहुत ही गंभीर है और आने जाने का कोई साधन नहीं है। अरुण ने आरती को 2 दिन बाद फिर से समझाया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन सिर्फ 21 दिन का लॉकडाउन है। वैसे भी अब सब कुछ बंद है, तो तुम जॉब की टेंशन मत लो। लॉकडाउन खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हर जगह लॉकडाउन लग गया था। लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। सभी सड़कें, सब कुछ सुनसान था। 7-8 दिन बीत गए। रात का वक्त हो चला था और उन टीवी चालू कर टीवी पर न्यूज देख रहा था। भारत में हर दिन नए मरीज मिल रहे थे। संख्या बढ़ती ही जा रही थी और स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। अरुण को आरती का वीडियो कॉल आ गया और उसने पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? अरुण ने जवाब में हाँ कहा। हाँ, मैंने खाना खा लिया है, बस टीवी पर न्यूज देख रहा हूं। आरती ने भी टीवी दिखाते हुए कहा, मैं भी टीवी देख रही हूं। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। अरुण ने फिर उसे कहा, पता नहीं कि कोरोना कब तक रहेगा। 21 दिन में सब कुछ ठीक हो गया तो अच्छा होगा। अरुण बात कर रहा था, तभी अचानक आरती चौंक गई। आरती जोर से चिल्लाई, अरुण वहां से हटो। अरुण थोड़ा घबरा गया, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए उसने आरती से पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? अरुण, तुम्हारे पीछे रसोई में कोई है? आरती ने घबराते हुए कहा। उनके घर का रसोई घर हॉल से सटा हुआ पीछे की ओर था। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो कोई नहीं था। आरती ने फिर से कहा, अरे सच में रसोई से कोई तुम्हारे पीछे झुका हुआ था। लंबे काले घुंघराले बाल थे और मुझे उसका आधा चेहरा दिखाई दिया। दीवार के पीछे से वो झांक रही थी। रसोई की लाइट बंद थी, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। अरुण ने मोबाइल को सीधे पकड़ते हुए कहा, रुको मैं देखता हूं। अरुण ने रसोई की लाइट चालू की और मोबाइल घुमाकर उसे दिखाते हुए कहा, देखो कोई भी नहीं है, यहां शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। आरती ने फिर से घबराकर कहा, अच्छा तुम एक काम करो, अभी टीवी वगैरह बंद करो और आराम से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। इस पर अरुण ने कुछ नहीं कहा। आरती ने भी सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा। अरुण ने फोन रख दिया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। वो अपने बेडरूम में जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाहर जाने से पहले अरुण ने एक बार फिर से किचन में जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि कुछ भी हो। आरती का रिएक्शन बहुत डरावना था। वो घर में अकेला था और अकेलापन में अंधेरा और भूत प्रेत का डर तो लगता ही है। अरुण ने सबसे पहले लिविंग रूम की लाइट जलाई, फिर वो धीरे धीरे रसोई में गया। वहां की भी लाइट जलाई और हर एक जगह को उसने ठीक से देखा, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। रसोई घर की खिड़कियां सब कुछ पहले की तरह बंद थी, लेकिन अब न जाने क्यों उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। अरुण ने किचन की लाइट बंद की, बाहर आकर टीवी बंद कर दिया और वो अपने बेडरूम में चला गया। वहां बैठ उसने कुछ देर ऑफिस का काम किया और काम करते करते करीब 2 बजे उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन अरुण सुबह 9 बजे उठा, नहाकर सुबह का नाश्ता बनाया और टीवी देखते हुए नाश्ता किया। आरती से बात करने के बाद करीब 10 बजे वो फिर से ऑफिस का काम करने बैठ गया।
और उन्हें पूरा दिन ऑफिस का काम किया। रात में हमेशा की तरह रात का खाना बनाया और फिर खाना खाकर बिना टीवी देखे अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में जाकर उसने सोने से पहले आरती को फिर से एक वीडियो कॉल किया। और कैसा रहा आज का दिन? अरुण ने पूछा। ठीक था, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत बोरिंग। आज दिन भर बहुत काम था, बहुत थक गया हूं, बस आराम से सोना चाहता हूं, उबासी लेते हुए अरुण ने जवाब दिया। आरती कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से रुक गई, क्योंकि उसे अरुण के पीछे फिर कुछ दिखाई दिया था। बेडरूम के पर्दे के पीछे कोई परछाई उसे दिखाई दी। वही लंबे घुंघराले बाल, और वो हल्का सा झुककर पर्दे के पीछे से अरुण को देख रही थी। उस काली परछाई को देख आरती फिर जोर से चिल्लाई, अरुण अरुण, पर्दे के पीछे कोई है। अरुण फिर से चौंक गया। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने दौड़कर सारे पर्दे खोले पर वहां कोई नहीं था। आरती, लगता है कि तुम्हारे फोन को कुछ हो गया है। स्क्रीन में कोई ग्लिच आ गया होगा, या फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हुई होगी। अरुण ने अपना फोन उठाते हुए आसपास कमरा दिखाकर कहा। आरती अभी घबराई हुई थी। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अरुण, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये दूसरी बार मुझे कुछ दिखाई दिया है। अरुण ने फिर से पर्दे लगाते हुए कहा। अरे तुम खामखा चिंता कर रही हो, यहां सब कुछ ठीक है। कोई होता तो अब तक मुझे थोड़ा बहुत ऐसा जरूर हो जाता। कुछ देर और बातें कर अरुण ने फोन रख दिया। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अरुण ने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और वो सो गया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अंधेरे के साथ साथ रात की काली परछाइयां भी उभर रही थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। उस वक्त अरुण बहुत गहरी नींद में था। रात के करीब 2:08 बज रहे थे और अचानक उसे कमरे में कुछ महसूस हुआ। कोई हल्की सी आवाज थी। करवट बदलते समय बोझल आंखों से उसने देखा होगा, दुमला सा कुछ बिस्तर के पास दिखाई दिया। उसने साइड में पड़ा मोबाइल उठा लिया। देखा तो रात के 2:08 बज रहे थे। वो अपना मोबाइल एक तरफ रखने ही जा रहा था कि उसकी नजर सामने की ओर चली गई। अरुण एकदम से उठते हुए थोड़ा पीछे खिसका। उसके सामने अंधेरे में कोई बैठा था। खिड़की से बाहर की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। वो एक महिला थी। उसकी आंखें बड़ी गहरी और सफेद थी। जबड़ा फैला हुआ था। लंबे बाल थे जो फर्श पर फैले हुए थे और अजीब तरह से वो कराह रही थी, धुसफुसा रही थी। वो सब देख अरुण की नींद ही उड़ गई। उसने धीमी रोशनी में उस परछाई को देखा और उसका दिल भट गया। कुछ एक हरकत हुई और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। वो इतनी तेजी से भागा कि दीवार से जा टकराया और फिर वहीं पर गिर पड़ा। घबराहट के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने डरते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। अब तक वो इतना डर चुका था कि वो तेजी से उठकर बाहर हॉल में चला गया। बाहर जाकर उसने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर वो एक जगह पर बैठा रहा। काफी देर बैठे रहने के बाद सुबह किसी समय उसे नींद आ गई। दोपहर तेज धूप की किरणों से उसकी नींद खुल गई थी। दोपहर जब वो उठा तो नींद पूरी न होने के कारण उसका सिर भारी हो गया था और उनको रात की बात याद आ गई और वो जागते ही यहां वहां देखने लगा। घड़ी में देखा तो सुबह के 11:30 बज रहे थे। उठते ही उसने हॉल, बेडरूम, किचन, हर एक कमरे को, हर एक जगह को ठीक से देखा और उसे वहां कोई परछाई या उसके वहां होने के कोई सबूत नहीं मिले। उसे लगा कि शायद उसके मन में किसी तरह का डर बैठ गया है और उसके कारण रात में उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। पर उसका दिमाग अब भी ये समझ नहीं पा रहा था कि रात को उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सच था या सिर्फ एक बुरा सपना था। उन सब बातों को नजरअंदाज कर वो नहाने चला गया। फिर वो दूध और सब्जी लाने के लिए घर से बाहर गया। एक वक्त उसे लगा कि रात को जो कुछ हुआ है वो आरती को बता देना चाहिए, लेकिन फिर उसने उस विचार को जाने दिया। शायद आरती वो सुनकर और ज्यादा डर जाती। सब सामान लाने के बाद
उसने अपने लिए नाश्ता बनाया और वापस अपने ऑफिस के काम में लग गया। आज उसका काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। शाम को आरती से बात हुई पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। दिन बीत गया और रात होनी शुरू हो गई। रात के खाने के बाद आज फिर से वो जल्दी सोने चला गया था। आंधी रात को ठीक 12 बजे के करीब एक अजीब आवाज से उसकी नींद फिर टूट गई और वो घबराकर जाग गया। उसने लाइट जलाने की कोशिश की। देखा तो घर की लाइट चली गई थी। गर्मी के कारण उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उस पल उसे कहीं से दीवार पर नाखूनों से खरोंचने की आवाज आ रही थी। रात के भयानक सन्नाटे में वो उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था और उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। शरीर जैसे कांप उठा, माथे पर पसीना उभर आया। उसने खुद को संभालना और फिर वो उठ खड़ा हुआ। मोबाइल ढूंढकर मोबाइल में टॉर्च चालू की और वो धीरे से बेडरूम में यहां वहां देखने लगा पर वहां कुछ भी नहीं था। पर्दे के पीछे भी नहीं और नहीं उसके सामने। अब उसे लगा कि ये आवाज बाहर कहीं से आ रही है। वो उठकर बाहर हॉल में चला गया। लिविंग रूम की खिड़की से चांद की हल्की सफेद रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने किचन वगैरह सब कुछ देख लिया, फिर भी उसे वो आवाज आती रही। अरुण उस आवाज को ध्यान से सुनते हुए अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये आवाज कहां से रही है। वो धीरे धीरे लिविंग रूम की चारों और दीवारों को ध्यान से देखने लगा और तब उसे एहसास हुआ कि खरोंचने की आवाज दीवारों से सरकती हुई जा रही है, जैसे कोई बाहर से या फिर दीवार के अंदर से उसे खरोंचता हुआ आगे बढ़ रहा हो। वो आवाज के साथ साथ धीमे धीमे चलता रहा और फिर उसे महसूस हुआ कि आवाज सरकती हुई ऊपर की तरफ चली गई है और अब वो आवाज ऊपर से कहीं से आ रही है। वो उसे गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। उसके कान पर एक अजीब आवाज पड़ी, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर और चेहरे को छूकर गुजरा और उसने घबराते हुए अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उसकी छाती में झटका सा लगा। एक महिला पंखे पर बैठी थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें और उन पर टिक्की हुई थी और तब उसने अपना जबड़ा खोला और वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी पर उसमें से बस एक अजीब सी आवाज निकल रही थी और उन्हें तुरंत घर का दरवाजा खोला और वहां से भाग गया। वो घर के बाहर गया तो उसने देखा कि सामने वाले घर का दरवाजा बाहर ही खुला था और उस दरवाजे की दरार से एक हल्की पीली रोशनी बाहर आती दिखाई दे रही थी। अगले ही पल उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे उस पल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आवाज उस घर के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई वहां रो रहा हो और उन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उस दरवाजे की होल से अंदर झांक कर देखा और तब अंदर उसने देखा कि एक बड़ी सफेद आंख उसे ही घूर रही है और उसके अगले ही पल एक चीख उसके कानों पर पड़ी और उन हड़बड़ाया और सीधे नीचे की ओर भागा। सोसाइटी के कंपाउंड में चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा झपकियां ले रहा था और उनको भागते हुए आता देखकर वो हड़बड़ाकर उठ गया और उन दौड़कर उसके पास चला गया और उसने घबराते हुए कहा, मेरे घर में कोई है। ये सुनकर चौकीदार का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपना डंडा उठाते हुए कहा, चलिए चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत अजीब है। तुम मुझे बस ये बताओ कि मेरे सामने वाले घर में कौन रहता है। और उनकी बात सुनकर चौकीदार भी थोड़ा सोच में पड़ गया और थोड़ा सोचकर उसने जवाब दिया, साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप उस फ्लोर पर अकेले रहते हैं। और उन चौकीदार की बात सुनकर गुस्सा हो गया और वो गुस्से में बोला, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने खुद उसे देखा है। मेरे घर के सामने 7वें मंजिल पर एक औरत रहती है, अकेली। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? चौकीदार ने शांति से ही जवाब दिया, साहब मैं सच बोल रहा हूं, वहां कोई नहीं रहता। आपके सामने का फ्लैट 301 है और वो फ्लैट तो बंद है। और उन्हें फिर गुस्से में पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं पागल हो गया हूं या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। देखो सच बताओ, क्या मेरे सामने वाला घर अभी तक बिका नहीं है? जी साहब,
जहां तक मुझे पता है कि आपके सामने वाले दोनों फ्लैट खाली हैं। शायद बिल्डर खुद उस फ्लैट को बेचना नहीं चाहता। उनकी चाबी भी हमारे पास नहीं रहती। अरुण ने गुस्से में यहां वहां देखते हुए कहा, देखो, मैं भी तुम्हें सच बोल रहा हूं। मैंने खुद मेरे सामने वाले घर में एक महिला को देखा है और उस घर से अजीब सी आवाज भी आती है। चौकीदार ने अपने पास का एक रजिस्टर उठाते हुए कहा, साहब, हो सकता है कि आपको जरूर वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ होगा, लेकिन मेरे पास रजिस्टर है, आप चाहे तो देख लीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि वो फ्लैट खाली है। अरुण ने चौकीदार की बात को ध्यान से सुना, क्योंकि उसने जो कुछ अनुभव किया था वो बहुत डरावना था। अरुण ने रजिस्टर भी चेक किया और फिर वो शांत हो गया। उसने वो पूरी रात बाहर बिताने का फैसला किया। अरुण सुबह तक चौकीदार के कैबिन में ही बैठा रहा। सुबह होने पर वो वापस अपने घर चला गया। उस वक्त चौकीदार भी उसके साथ था, पर उन्होंने सामने का घर देखा तो सामने का घर बंद था। अरुण अब चाहकर भी घर से बाहर नहीं जा सकता था। कुछ भी हो, उसे वही रहना था। अरुण वहां हो रही अजीब बातों के बारे में सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है कि बिल्डर सामने वाले घर को बेचना नहीं चाहता। इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। कल जब मैंने उस महिला को देखा था तो एक पल के लिए मुझे लगा कि उसे कुछ कहना है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। शायद डरने से काम नहीं चलेगा। इस घटना के पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। अरुण ने इस पूरे मामले का निडर होकर सामना करने का निश्चय कर लिया और उस रात खाना वगैरह होने के बाद वो आरती से बात कर अपने बेडरूम में सोने चला गया। आंधी रात गुजर चुकी थी। अरुण आंखें बंद कर बस लेटा पड़ा था। खिड़की से अंदर आती धीमी रोशनी कमरे के फर्श पर फैली हुई थी और फिर एकाएक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कोई हलचल, कोई सरसराहट जैसी आवाज। अरुण जो बस लेटा पड़ा था वो एकदम से चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से अपना सर उठाकर सामने देखा कि एक महिला उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। महिला को देख उसे झटका सा लगा। वो चौंक गया और उठकर सीधे बैठ गया और उन्हें फिर खुद को संभालना और घबराते हुए एक सवाल पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? वो महिला शून्य भाव से देखते रही। उस महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद वो कुछ बोलना चाहते थे, पर वो बस हल्के हल्के रोए जा रहे थे। फिर अचानक वो धीरे धीरे चलने लगी और चलकर कमरे से बाहर चली गई। अरुण भी उठकर उसके पीछे जाने लगा। अब उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। पहले तो अरुण के घर का दरवाजा खुला और तब उसने देखा कि सामने के घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो औरत चलते हुए उस घर में दाखिल हो गई, लेकिन अंदर काफी घना अंधेरा था और उनको लगा जैसे वो अंधेरे में घुल सी गई हो। फिर भी अरुण हिम्मत कर आहिस्ता से चलते हुए सामने वाले घर में दाखिल हुआ। कुछ थोड़ी देर तक वो दरवाजे के पास ही रुका रहा। फिर बाहर से आती ये हल्की रोशनी को अरुण की आंखें सजग हो गई। अरुण भी उसके पीछे पीछे उस घर के अंदर आ गया था। वो महिला लिविंग रूम के अंदर चली गई। वहां आसपास हल्की पीली रोशनी थी और उस मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वो महिला अचानक से रुक गई है और उन भी उससे कुछ दूरी पर रुक गया। वो महिला रोते मुसमुसाते हुए पीछे मुड़ी और फिर वो और जोर जोर से रोने लगी। उस महिला के चेहरे पर दीवारों जैसी दरारें थी। काला सड़ा हुआ चेहरा, उसका जबड़ा पूरा खुला था, आंखें चमक रही थी। ये देख अरुण डर गया, क्योंकि आगे क्या होगा उसे कुछ पता नहीं था। एक एक वो महिला जोर से चीख पड़ी और अरुण की तरफ दौड़ने लगी। अचानक हुई हलचल से अरुण हड़बड़ा गया। वो वही फर्श पर गिर पड़ा और तब वो महिला अरुण के सिर को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी छाती पर बैठ गई और उनका शरीर किसी अलग ही अवस्था में चला गया, जैसे उसने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया हो। वो झटपटा रहा था, तेजी से कांप रहा था। उसकी आंखें भी ऊपर चढ़ गई, सफेद हो गई और तब उसे कुछ धुलना सा दिखाई देने लगा जैसे उसके सामने कोई दृश्य चल रहा हो। एक के बाद एक कुछ अजीब से दृश्य उसके दिमाग की नसों से होते हुए
उसकी आंखों की पटल पर उभर रहे थे। कानों पर अजीब अजीब आवाजें पड़ रही थी, जैसे कहीं से बहुत ज्यादा शोर कानों पर पड़ रहा हो। कोई चीख रहा हो और कोई उस चीख को दबा रहा हो। उसे धुंधला सा कुछ दिख रहा था। आंखों के सामने काली परछाइयां उभर रही थी। कोई दो लोग एक महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। महिला ने पुरानी गंदी साड़ी पहनी हुई थी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने उसकी मुंह को दबा रखा था और उसकी चेक अंदर ही अंदर दबी रह गई थी। उन लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वहीं पास ही पड़ी एक ईंट से उसे जख्मी कर दिया। फिर जब उस लड़की ने उठने की कोशिश की तब आखिरकार गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। क्नॉइस, अरुण उन सभी दृश्यों को एक एक कर अपनी आंखों के सामने देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे घर का काम चल रहा था। ईंट पत्थर सीमेंट आसपास पड़ा हुआ था। दीवारें आंधी अधूरी थी, नीचे रेत बिछी हुई थी और फिर धीरे धीरे वो सभी दृश्य लुप्त हो गए। कानों में गूंजता हुआ शोर शांत हो गया और अरुण फिर से होश में आ गया, लेकिन उसकी हालत किसी बेजान इंसान की तरह थी। लगा जैसे उठने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी हो। वो कराह रहा था। किसी दूसरी ताकतवर शक्ति ने उसके शरीर की शक्ति को काबू कर लिया था। कुछ देर सांस भरने के बाद वो नॉर्मल हो गया। उसने आराम से अपने आसपास देखा और उस पल वो महिला अरुण की ओर देखती हुई आगे बढ़ी और धीरे से चलते हुए वो बेडरूम की एक दीवार में घुस गई। वहां का सब कुछ दृश्य गायब हो गया। अरुण वो सब कुछ देखकर हैरान था और अब वो सोचने लगा। शायद अरुण को पता चल गया था कि उस घर में कोई बड़ा अपराध हुआ है। अरुण घर के बाहर आया। बाहर की ठंडी हवा से उसका शरीर एक बार फिर से कांप उठा। उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा पहले की तरह बंद था। अरुण को अब समझ आ गया कि उस घर में क्या हुआ था। शायद उस औरत की आत्मा अब उस घर में फंसी हुई है। वो इस दुनिया से न्याय और आजादी चाहती थी। अरुण अपने घर में आ गया और सोचने लगा कि आगे क्या कर सकता हूं। सारी रात सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें वो क्या और कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि बाहर सब तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और ऐसे ही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठा तब नाश्ता वगैरह कर वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया और किसी साइट पर कोरोना और पुलिस के संबंध में कोई न्यूज पढ़कर उसे मेरा ख्याल आया और उन्हें तुरंत मुझे कॉल किया। है पंकज, मैं अरुण बात कर रहा हूं। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा नंबर है मेरे पास। और फिर कुछ देर तक जॉब और चोरों के विषय में इधर उधर की बातें करने के बाद अरुण ने मुझे कहा, पंकज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने तुरंत उससे कहा, हाँ कहो, कोई तकलीफ तो नहीं। अरुण ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, पर पहले तो मेरी बात पूरी सुन लो। शायद तुम्हें मेरी बात पर भरोसा न हो या शायद तुम्हें अजीब लग सकता है कि मैं क्या बकवास बात कर रहा हूं, पर तुम्हें जो भी कहना है मेरी बात सुनने के बाद कहना। मैंने उसे ठीक है कहा और उसने मुझे शुरू से अब तक वहां जो कुछ हुआ था वो सब एक एक कर बताना शुरू किया। उनका वहां रहने के लिए आना, उस औरत का दिखाई देना, फिर हमारी मुलाकात और उसके बाद उसने जो कुछ महसूस किया था, उसने वो सब कुछ मुझे बताया। सच कहूं तो मुझे उसकी सारी बातें बकवास लग रही थी। लगा कि शायद अकेला रह रहा है, इसलिए दिमाग में ऐसे अजीब विचार आ रहे होंगे। लेकिन तब उसने मुझसे एक सवाल किया, पंकज, जब हमारी इस सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो क्या किसी लड़की की मिस की रिपोर्ट दर्ज हुई थी? और उनके इस सवाल ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। पर फिर भी मैं सोच रहा था कि उससे जो भी बात करनी है उसके घर जाकर बात करना ठीक होगा। फोन पर समझाना मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं उसे ये न लगे कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। शायद इस बात का उल्टा असर भी पड़ सकता था। मैंने कुछ देर सोचा और उसे कहा, अरुण, मैं एक काम करता हूं। देखो, मैं पहले ऐसी कोई शिकायत दर्ज हुई है या नहीं ये ढूंढता हूं और फिर तुमसे मिलने आ जाता हूं। ठीक है, बस तब तक तुम अपना ख्याल रखना।
मुझे उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक हवलदार को पिछले 3-4 सालों में और उनकी इलाके के आसपास गुमशुदा हुए लोगों की जानकारी निकालने के लिए कहा। और तब मुझे एक मिस की रिपोर्ट मिली, जो कि उसी सोसाइटी के बिल्डर ने खुद दर्ज की थी। उस इमारत के निर्माण के दौरान एक महिला वहां से गायब हो गई थी। वो वहीं पर मजदूरी का काम किया करती थी, लेकिन उस महिला का कहीं भी कोई पता नहीं चला। लोगों का ये भी अनुमान था कि वो किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन इस बात को तो कई साल हो गए हैं। और फिर अरुण को कैसे पता चला? इस मामले के बारे में अरुण की बातें सुनकर मैं पहले ही दंग रह गया था। और उसने जो कुछ कहा था, ठीक उसी तरह की शिकायत का मिलना मतलब अजीब बात थी। मैंने उस मामले को पढ़कर और उनको फिर से फोन किया। अरुण, एक शिकायत की जानकारी मिली है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो अगर सच है तो मैं जरूर इस पर गौर करूंगा। लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सीनियर्स को ये बात कैसे बताऊं, क्योंकि ऐसी बातों पर विश्वास कौन करेगा? क्योंकि अगर उस घर में कुछ भी नहीं मिला तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन्होंने तक पूरे विश्वास के साथ कहा, पंकज, अब पंकज मेरी बात पर विश्वास करो। मैं लॉकडाउन के दौरान ऐसी बातें क्यों करूंगा? और हां, एक और बात, हमारे यहां के चौकीदार ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि वो घर अब तक बिका नहीं है। मतलब बिल्डर खुद उसे बेचना नहीं चाहता है। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? और फिर अरुण की बात सुनकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं देखता हूं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। और मैंने अरुण को धन्यवाद दिया और फिर फोन रख दिया। मैंने अरुण के कहने पर सोसाइटी के वॉचमैन और कुछ जान पहचान के लोगों से थोड़ी बहुत ऊपरी ऊपर पूछताछ की। मुझे बस थोड़ी सी जानकारी मिली, लेकिन मेरा शक और बढ़ता गया। और कुछ दिनों बाद मैं वारंट लेकर उस सोसाइटी में जा पहुंचा। मैंने बिल्डर को भी नोटिस दिया और उस घर को खुलवाया गया। अब अरुण के अनुसार जब यहां दुष्कर्म हुआ था तब यहां निर्माण का काम शुरू था और अब यहां सब कुछ साफ सुथरा था। साफ सुथरा फर्श, सफेद दीवार है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां क्या ढूंढने आया हूं। लेकिन तब अरुण ने बेडरूम की एक दीवार की ओर इशारा किया। मैंने दीवार पर डंडे से पटक कर देखा। कुछ कुछ जगह पर दीवार भरी हुई थी, तो एक जगह पर वो खोखली लग रही थी। मैंने दीवार तोड़ने का आदेश दिया और तब जाकर बिल्डर के पसीने छूट गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो देखकर मुझे और विश्वास हुआ कि मैं सही जा रहा हूं। कुछ ही देर में दीवार तोड़ी गई और दीवार तोड़ने के बाद जो कुछ निकला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दीवार के अंदर एक हरे जालीदार कपड़े में लिपटा हुआ एक कंकाल मिला। हमने तुरंत उस जाल और कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और उसी वक्त बिल्डर को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच शुरू हुई और फिर जांच के दौरान बिल्डर ने हमें बताया कि ये सब उसके छोटे भाई और वो काम कर रहे एक ठेकेदार की करतूत है। उसके भाई ने और ठेकेदार ने मिलकर वहीं पर काम कर रही एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और उन्होंने वहीं पर उसकी हत्या भी कर दी थी। कार्रवाई के डर से उन्होंने उसी रात उस लड़की को दीवार में चुनवा दिया। और जब बिल्डर को यह पता चला तो उसने जानबूझकर एक मजदूर को साथ लेकर एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी। और ये सब जानने के बाद उन दोनों को ढूंढकर पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। और अब सोचता हूं कि शायद उस बेचारी लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी, क्योंकि उस दिन के बाद और उनसे मैंने जब भी उस लड़की के बारे में पूछा तब उसने कहा कि अब उसे कुछ भी अजीब सा दिखा या सुनाई नहीं देता। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अरुण ने तसल्ली से ये कहानी जैसे मैंने आपको सुनाई है ठीक उसी तरह आरती को भी सुनाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।